दोस्तों नमस्कार। आपने देश के वित्त मंत्री को सुन लिया, आपने देश के प्रधानमंत्री को सुन लिया। आप जान गए कि इस देश के भीतर में मिडिल क्लास कितना मायने रखता है। आप यह भी समझ गए कि महिलाओं की तादाद वोटरों के तौर पर किसी भी सत्ता के लिए इस दौर में कितनी महत्वपूर्ण हो चली है। आप यह भी जान गए कि आदिवासियों को छूने की जरूरत है, और आप यह भी समझ गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ही काम करना है, प्राइवेट सेक्टर के आश्रय वह रह नहीं सकती है। तो क्या इस बजट को समझते बूझते वक्त आप हमेशा संसद के भीतर बजती हुई तालियां या पीटे जा रहे बेंचों की आवाज सुन रहे थे, या प्रधानमंत्री जब मिडिल क्लास का जिक्र अपने भाषण में कर रहे थे तो उसको राहत और रियायत के तौर पर देख रहे थे? इस बजट के भीतर के पन्नों को आज खोलने की जरूरत है। सबको पता है कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। सबको पता है कि उसके बाद 2024 का बजट पूर्ण बजट नहीं होगा, क्योंकि तब लोकसभा चुनाव की मुनादी हो चली होगी। और सबको पता है कि इस दौर में भारत के भीतर की परिस्थितियां जो बेरोजगारी और महंगाई को समेट चुकी है, उसमें दुनिया के बाजार में भारत की बोली जो भी लगाई जाए, लेकिन यहां के लोगों की परिस्थितियां नाजुक हो चली है। पेंशन तक के पैसे को निकालने की स्थिति में यहां के करोड़ों लोग आ चुके हैं। तो आज बजट के उन पन्नों को पढ़ने की कोशिश कीजिए जो बजट इस देश का है, या फिर वोटरों को लेकर एक समुदाय विशेष के इर्द गिर्द ताना बाना बुनने की सरकार ने सोची, या फिर एक परसेप्शन बनाने के लिए एक ऐसा परसेप्शन बन जाए जिससे लगे कि वही व्यक्ति और वही समुदाय सरकार के अनुकूल गीत गाने लगे। तो क्या टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए चेहरे, उनकी कमाई, उनके द्वारा दिया जाने वाला टैक्स और मिडिल क्लास के इर्द गिर्द शहरी मिजाज का घुमड़ना, इन सारी परिस्थितियों में हो सकता है आपके जहन में कई बजट इस वक्त रेंग रहे हों कि एक वक्त तो जिक्र इस देश के भीतर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का किया गया था, एक वक्त जिक्र इस देश के भीतर में कितनी यूनिवर्सिटीज बन जाएगी इसका किया गया था, एक वक्त जिक्र इस देश में कितनी स्मार्ट सिटियां बनती चली जाएंगी उसका जिक्र भी किया गया था। यानी पहला सवाल जो सरकार कहती है वो बीते बजट को लेकर अगर लागू नहीं हो पाता है तो मौजूदा वक्त में उसे लागू कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा, या लागू ना हो लेकिन ऐलान हो जाए तो यह एक लोक लुभावन सोच होती है क्या? जी नहीं। इस देश का बजट पिछले बरस की तुलना में एजुकेशन के क्षेत्र में कम हो गया। जीडीपी को लेकर 2.64% जो इससे पहले बीते साल में बजट था वो घटकर 2.51% पर आ गया, यानी एजुकेशन का बजट कम हो रहा है। हेल्थ को लेकर जो चिंता इस देश के भीतर में कोविड काल के बाद से की गई 2.20% था, जो घटकर पहली बार 2% के नीचे भी आ गया, यानी 1.98%, वह भी कम हो गया। उसके बाद आइए इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर के ऊपर होने वाला खर्च, यानी एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर को लेकर 3.84% जो पिछले बरस के बजट में था, इस बार वो कम होकर 3.20% पर आकर खड़ा हो गया, यानी यह भी कम हो गया। इस देश के ग्रामीण हिस्से में भारत की 65% आबादी रहती है, लेकिन उसका दूसरा सच यह है कि भारत के भीतर रहने वाले लोग लगभग 80% ग्रामीण भारत के स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की खेती, वहां की डेयरी इंडस्ट्री या जो भी है उसी पर टिके हुए हैं। और उस रूरल डेवलपमेंट को लेकर पिछली बार 5.81% था, इस बार वो घटकर 5.29% आ गया। और इसके ठीक समानांतर वह मिडिल क्लास जो तालियां बजा रहा है, उसमें कभी भी सोचा नहीं कि जो वो कर्ज में डूबते चला जाता है, ईएमआई लगातार आरबीआई के रेपो रेट से बढ़ती चली जा रही है, उसमें रियायत सरकार क्यों नहीं देती है। और आरबीआई रेपो रेट लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका के फेडरल बैंक ने बढ़ाने का ऐलान की दिशा में वो बढ़ चुकी है, जो उसकी कमेंट्री नजर आ रही है। तो भारत में भी आरबीआई फिर रेपो रेट बढ़ाएगी, यानी ईएमआई फिर बढ़ेगी, यानी कोई राहत मिडिल क्लास को जो कर्ज लेता है उसको नहीं मिलेगी। उसके बाद इस दौर में किसी रिफॉर्म का जिक्र नहीं है, कोई ऐसा बड़ा रिफॉर्म जिसके जरिए इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सोच पैदा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब यहां से आइए कि सरकार की इकोनॉमी की डामाडोल स्थिति में सरकार ने बीच में कई बार जिक्र किए सब्सिडी को लेकर और कहती थी हमारी इकोनॉमी तो इसलिए गड़बड़ा जाती है, हम सब्सिडी खूब देते हैं। और उसी के तहत 5 किलो अनाज का जिक्र था। तो खुले तौर पर आज बजट में इसका प्रावधान रखा गया, 12 महीने अगले मुफ्त में 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा और उस पर खर्चा आएगा 1,97,000 करोड़ यानी 1,97,000 करोड़। इस देश के भीतर में लोग खाद पर एक वक्त निर्भर हुआ करते थे, लेकिन यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद स्थिति खुले तौर पर सामने आ गई कि हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम सस्ते में खाद यानी फर्टिलाइजर भी मंगाते थे। और अब दुनिया के बाजार में जब वो कॉस्टली हो गया तो सरकार का अनुमान बहुत साफ है कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी 1,75,000 करोड़ की इस बार देने को वो तैयार है। और यहां ये समझ लीजिए, पिछली बार इससे कम देने को तैयार थी, लेकिन एग्रीकल्चर ने इस देश को बचाया हुआ है। तो जो सब्सिडी दी गई वह 1,80,000 करोड़ पार कर गई पिछले बरस, यानी हम फाइनेंशियल ईयर 23 का जिक्र कर रहे हैं, तो 24 में हम लोग कदम रख रहे हैं। इस परिस्थिति के बीच में जो जिक्र हुआ है वह उसको भी एट पार चला जाएगा, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर माइनस हो जाएगा, यह देश की स्थिति नाजुक हो जाएगी। इसे सरकार बाखूबी जानती समझती है। तो फर्टिलाइजर में सब्सिडी 1.75 लाख करोड़, फूड सब्सिडी 1,97,000 लाख करोड़, पेट्रोलियम में सब्सिडी 2,300 करोड़, और मनरेगा का जिक्र भी यहां जरूरी है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजदूरों को आप काम देते हैं, लेकिन 100 दिन तो दूर है, आप 50 दिन भी नहीं दे पाते हैं। उसके लिए आपने बजट निर्धारित किया है 60,000 करोड़ का। इस 60,000 करोड़ में से जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, इक्विपमेंट का खर्चा और बाकी खर्चा होता है, अगर आप उसको माइनस कर दीजिएगा तो यह 60 करोड़ एक झटके में खिसक के आपके सामने 42,000 करोड़ की शक्ल में आकर खड़ा हो जाएगा। और 42,000 करोड़ के जरिए कितने मजदूरों को आप 229 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा देकर उनकी जिंदगी को चला सकते हैं, यह आप सोचिए। हम 100 दिन नहीं दे पाते हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि इस देश की इकोनॉमी बढ़ी है, लेकिन लोगों की परिस्थितियां नाजुक हुई है। और यह बजट उससे आंख मूंदने की दिशा में इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसको बताना था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, तो हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 हो गई है। यानी मोदी सत्ता जब नहीं थी और जब आई उसके बाद से यह दुगनी हो गई। सरकार की बात मान लेते हैं कि इस देश में अगर वाकई प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 सालाना आय हो जाए तो यह देश तो तर जाए, लेकिन वह तो इकोनॉमी और पॉपुलेशन के दायरे में होता है और असमानता बहुत है। असमानता के पैमाने को एक सेकंड के लिए आप समझ लीजिए। हमने अभी मनरेगा का जिक्र किया, जिसमें 229 दिन 229 रुपए दिए जाते हैं और एवरेज सरकार बताती है 48 डेज घर के हिसाब से। इन जनरल लोगों के हिसाब से आइएगा तो वो कम और हो जाता है और 27 दिन पर आकर टिक जाता है, तो फिर भी हम 48 डेज मान लेते हैं। सरकार 48 दिन काम देती है 229 रुपए के हिसाब से, यानी साल भर में कमाई सिर्फ 10,992 रुपए, यानी प्रति महीने कमाए 916 रुपए। यह है मनरेगा मजदूरों का सच। लेकिन हमारा प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 और यहां पर आय हो रही है 10,992 रुपए। अगर उस दिशा में चले जाइएगा जो सरकार प्रति व्यक्ति आय बता रही है, तो उसमें तो कमाई प्रतिदिन की 540 रुपए होनी चाहिए। और इस देश की स्थिति में कितने लोग हर दिन 540 रुपए कमा पाते होंगे, तो असमानता का पैमाना कितना बड़ा है यह सिर्फ आप सोच सकते हैं। अब इसके बाद आइए जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसकी एवरेज कमाई इस देश के भीतर में 7 से 8,000 रुपए है। 7 से 8,000 रुपए के एवरेज और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय की एवरेज के लिहाज से आप निकाल रहे हैं, तो यह जिस रूप में कई गुना ज्यादा मंथली 16,000 बनता है, यानी दुगने से ज्यादा की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय कमाई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के दायरे में देश का 92% आ जाता है, जो रोजगार की दिशा में हाथ बढ़ाता है। यह अलग मसला है कि उसमें लगभग 29 करोड़ लोगों ने अब काम खोजना ही बंद कर दिया क्योंकि काम है ही नहीं। तो इस बजट के भीतर में जो आय है और जो परिस्थितियां हैं, दोनों दो दिशा में जाती है। लेकिन
सरकार कह रही है तो मानिए, क्योंकि सरकार इस दौर में रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है। वो कह रही है कि हम रोजगार के लिए लोगों को ट्रेनिंग देंगे, तो इसलिए हम 30 नेशनल स्किल सेंटर खोल देंगे। उसके बाद काम कैसे मिलेगा यह हम नहीं बता पाएंगे। हम यह भी नहीं बता पाएंगे कि जो 47 लाख स्टूडेंट्स को जो हम 3 साल के लिए स्टाइपेंड देने जा रहे हैं, वो स्टाइपेंड कितना होगा, कैसे होगा, और उसके जरिए उसकी कमाई होगी या जेब खर्च होगा। हमारी टीम ने निकाला, वो जेब खर्च की शक्ल में आपके सामने आएगा। जो 47 लाख छात्रों को 3 साल का स्टाइपेंड है, वह दरअसल आपकी जेब में लगभग 7,000 से ज्यादा नहीं आएगा। तो आप स्टाइपेंड के तौर पर अपने जेब खर्च को चला सकते हैं। मैक्सिमम है 7,000, वो और कम ही होगा। स्किल इंडिया नेशनल सेंटर 30 खोले जाएंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया उस पर काम कर रही है, और हम पहली बार हमने ऐलान किया कि हम 3 सेंटर खोलेंगे। चलिए, ऐलान तो हुआ, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इन सब के बीच 2-3 बातें और बहुत साफ हो जाए कि जो इस देश के भीतर मेडिकल कॉलेज 157 जिसका ऐलान किया गया था, उसके साथ हम नर्सिंग होम भी खोलने जा रहे हैं। लेकिन बात इससे बन नहीं रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश के सामने जो मुश्किल हालात थे, उसका निदान आप कैसे करेंगे, और लोगों के सामने जो मुश्किल परिस्थितियां हर दिन 2-4 हो रहे हैं, उस रास्ते को आप ठीक कैसे करेंगे। आपने अभी तक इसको बताया नहीं। तो ऐसे में सरकार ने जो फेंका वह था मिडिल क्लास में 5 लाख तक कल तक कमाई जिसकी होती थी उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जो है 7 लाख के दायरे में ले आए। इस 7 लाख के दायरे का मतलब बहुत साफ है कि अगर आपकी कमाई 41,000 रुपए महीने है, और अगर आप उस 41,000 महीने और 58,000 महीने के बीच में हैं, तो आपको राहत और रियायत मिलेगी। हमारी टीम ने इस पर भी बड़ा शानदार काम किया। उसने बताया कि इस देश के भीतर में जिनको पैसा मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में 41,666 प्रति महीने, यानी वो 5 लाख के दायरे में आ गए, और जिनको मिलता है 58,333 जो 7 लाख के दायरे में आ गए। इसकी संख्या प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के भीतर जब आप मिला लीजिएगा तो इनकी संख्या इस देश में लगभग 90 लाख है, जो सोशल सिक्योरिटी के साथ हैं। जो सोशल सिक्योरिटी यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनका जिक्र यहां नहीं हो रहा है। तो 90 लाख लोगों को यह राहत मिल गई जो इस दायरे के भीतर में आकर खड़े हो गए। और इन टोटल में इस देश के भीतर में जो टैक्स पेयर है वो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का है। बाकियों की रियायत चंद पैसे के आधार पे मान लीजिए चल रही है, लेकिन इसके ठीक समानांतर जो भारत के भीतर में लगभग 58 करोड़ लोग हैं जो रोजगार के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, रोजगार चाहते हैं, और पहली बार भारत में लगभग हायर एजुकेशन की दिशा में 4 करोड़ बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए कि हमने रोजगार देने का कोई वादा नहीं किया। हम कह रहे हैं कि हम आपको ट्रेन करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, स्थिति ले आएंगे, लेकिन हमने एजुकेशन बजट कम कर दिया। हम बता रहे हैं कि इस देश के भीतर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, लेकिन हमने हेल्थ का घटा दिया, हमने एग्रीकल्चर का बजट कम कर दिया, हमने रूरल डेवलपमेंट का बजट कम कर दिया। और इस परिस्थिति के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति इस दिशा में जाती है कि पहली बार सरकार ने यह मान लिया कि प्राइवेट सेक्टर के आसरे अब इस देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपनी जेब भरता है और प्राइवेट सेक्टर भरोसे और उम्मीद को सिर्फ जगाए रखता है, काम नहीं करता है। तो पहली बार जो कैपेक्स है वो 10 लाख करोड़ का कर दिया गया। इस कैपेक्स का मतलब बहुत साफ है कि सरकार अब अपनी पूंजी के जरिए इस देश के भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। यह सरकार को करना है। ठीक इसी तरीके से सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बढ़ोतरी की। इस दौर में रेलवे के भी उसमें और 2,40,000 करोड़ तक का खर्च किया। तो ध्यान दीजिए, जो पब्लिक सेक्टर जो इससे पहले हर कोई कहता था आप पब्लिक सेक्टर को क्यों बेच देते हैं, उसको मोनेटाइजेशन की दिशा में क्यों ले जाते हैं, जबकि वह खुद ही लाभ देने की स्थिति में रहता है। तो पहली बार सरकार को लगा जिस हालत में इस देश की इकोनॉमी खड़ी है और उस इकोनॉमी को लेकर लोगों के भीतर जो आक्रोश है, तो उससे निजात तभी मिल सकती है जब सब कुछ हम अपने पैसे से खुद को डेवलप करने की दिशा में लाकर खड़ा करें। इसका असर क्या होगा? इसका असर एक तो बहुत साफ तौर पर होगा कि सरकार जब काम करेगी तो लोगों के सामने कुछ नजर आएगा, और सरकार अपने वोट बैंक के लिहाज से सही लेकिन काम करने की शुरुआत तो करेगी।
और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की गई, यानी 79,000 करोड़। आवास योजना का मतलब है सीमेंट की कीमत, लोहे की कीमत और मजदूरों को काम। जो कैपेक्स बढ़ाया गया है उसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जाएगी। 75,000 करोड़ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिक्र हो रहा है, रेलवे में 2,40,000 करोड़ का हो रहा है, ई कॉमर्स में 7,000 करोड़ का हो रहा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन 5 MMT 2030 तक बनाना है, उसके लिए 1,97,000 करोड़ का जिक्र है, ऊर्जा की सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ का जिक्र है। हम इन बातों को सिर्फ इसलिए आपसे कह रहे हैं कि जब आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो चौंधियाइए मत, इसके भीतर के उस सच को समझिए जहां पर इस देश में MSME क्यों फेल हो गया। और पहली बार सरकार ने महसूस किया, अच्छा ऐसी नाजुक स्थिति है कि MSME के भीतर लगभग 4 लाख से भी कम की जो नकदी वाले हैं वह डूब चुके हैं। तो उन्होंने बोला, अच्छा हम आपको 5% से कम जिनकी नकदी है इस पूरे दायरे में, उनको हम राहत और रियायत देते हैं, यानी 4 लाख से कम तक की राहत आपको मिल जाएगी। यह इस देश के MSME का हाल है। और जिनका टर्नओवर 3 करोड़ तक का है उनको भी टैक्स में रियायत दे देंगे। तो कौन सा बिजनेस MSME के तहत इस देश में चलता है और जिसका पूरा टर्नओवर ही 3 करोड़ का हो, तो उसको मजदूरों को जब वो रखता होगा 10 मजदूरों को, तो उनको कितना देता होगा, यह भी आप सोचिए। और उसके बाद जरा एक जहन में बात रखिए कि हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा वर्चस्व इस देश के चंद लोगों का है, क्योंकि 1,97,000 करोड़ प्रति व्यक्ति आय इस देश की एवरेज है, इस देश की इकोनॉमी के लिहाज से। लेकिन इस देश के भीतर की इकोनॉमी में जब आप झांकिएगा तो लगभग 92 करोड़ लोगों के दायरे में इस देश का लगभग 5,000 रुपया ही आता है। हम कहां जिक्र आपसे कर रहे थे 2 लाख करीब प्रति व्यक्ति, और कहां हम जिक्र कर रहे हैं 5,000 पर, जिसके दायरे में किसान है, जिसके दायरे छोटे और सीमांत किसान, जिसके दायरे में मजदूर है, जिसके दायरे में समूचा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसके दायरे में वो तमाम रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, जो भी आपके जहन में आता है सब समेट लीजिए। लेकिन सरकार जानती है कि परसेप्शन बनाने के लिए वह तबका ही काम करेगा जिसको प्यार से मिडिल क्लास कहते हैं। तो मिडिल क्लास जो टैक्स देता है उसमें चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए कि वह परसेप्शन बनाएगा। देखिए, आज से पहले कभी जो नहीं हुआ वो अब हो गया। तो जिनकी कमाई 41,000 से 58,000 के बीच है उनको तो राहत मिल गई, और उसमें जो दायरा में आया वो भी हमने आपको बता दिया। लेकिन ओवरऑल जो भारत की परिस्थिति है उसमें आदिवासियों का एक सवाल। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आदिवासियों को लेकर सरकार कहती है, अच्छा हम एकलव्य मॉडल स्कूल जो है उसको खोलेंगे, सैकड़ों की तादाद में, लगभग 740 खोलेंगे, 38,000 शिक्षकों की बहाली होगी, यकीनी तौर पे वो नौकरी आ गया। लेकिन एक सवाल यहां पर और आना चाहिए, 2015 और 2016 के भी बजट में आदिवासियों का जो जिक्र किया गया था और उनको जो राहत और रियायत देने का जिक्र था वह आज तक पूरा ही नहीं हो पाया। इस दौर में आदिवासी वनवासी हो जाए जो हो जाए, तो जो कहा जा रहा है वो कैसे पूरा होगा, यह एक अद्भुत सवाल है। और इस अद्भुत सवाल में एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासियों के साथ आप जोड़कर रख लीजिए, क्योंकि 2024 के जो अंतरिम बजट को लेकर सरकार पेश करेगी उस समय हो सकता है हम आप रूबरू होकर पूछिए, अच्छा आपको कोई मिला जहां शिक्षकों की भर्ती हुई, जहां पे एकलव्य स्कूल खुला? सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार किस रूप में पैसा कहां से निकालेगी, हमको लगता है यह भी आपको समझने की जरूरत है। आखिर में यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अपने तौर पर जो कमाई कर रही है उसमें हमने आपके सामने सब्सिडी का एक ढांचा रखा। जो सरकार का रेवेन्यू है, कमाई जो है, नॉन टैक्स रेवेन्यू लगभग 3 लाख करोड़ का है। डिफेंस पे सरकार लगभग 4,33,000 करोड़ कर रही है। पेंशन पे खर्च 2,34,000 करोड़ का हो जाता है। राजस्व से आय लगभग 36,32,000 करोड़ सरकार अनुमान बताया जा रहा है। जो कैपिटल आय अनुमान है वो लगभग 18,82,000 करोड़ की है। अब यहां पर एक दूसरा PSU का आखिर में सवाल जरूर आना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर खुद काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर पर उसकी नजर अब जा नहीं रही है कि इनसे तो कुछ होगा नहीं, हमको खुद ही करना है, तो एक सवाल और है कि PSU बैंक और RBI का डिविडेंड, एक वक्त याद कीजिए 1 लाख
90,000 करोड़ तक सरकार ने ले लिया था और उस वक्त कहा जाता था कि 50,000 करोड़ से ज्यादा आरबीआई डिविडेंड नहीं देना चाहिए, लेकिन जलान कमेटी बैठा दी गई और सरकार ने पैसा ले लिया क्योंकि सरकार का अपना खजाना खाली हो चला था। इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है पीएसयू और आरबीआई डिविडेंड का, जो पीएसयू बैंक है 48,000 करोड़ का, तो यह डिविडेंड सरकार के पास आएगा, बैंकों से ही आएगा, आरबीआई ही देगी। जो पीएसयूज के डिविडेंड है वो लगभग 13,000 करोड़ के हैं। तो ध्यान दीजिए, सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी वह तो 20-21% से ज्यादा नहीं कर पाई, जबकि सस्ते में चीजें दे रही थी लेकिन लेने वाला तैयार नहीं था। और इन सब के बीच सरकार का जो कर्ज है जीडीपी के मुकाबले वह लगभग 57.2% पर पहुंच चुका है। सरकार ने इस दौर में गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आई, उससे आय दिखला रही है लगभग 9,700 करोड़। टेलीकॉम सेक्टर से जो आय दिखा रही है वह भी लगभग 90,000 करोड़ के लगभग है, एक्यूरेट लगभग 89,500 करोड़ का है। 3-4 बातें आखिर में खुलकर निकल कर आती है। पहली बात, इस देश के भीतर में सरकार अपनी इकोनॉमी से हाँफ रही है और वह समझना चाह रही है कि दरअसल अब अगर उसने चुनावी बरस में अपने वोटरों को नहीं देखा कि किस वोटरों को अपने साथ लेना है और उस समुदाय विशेष को जिसके जरिए परसेप्शन बनाना है, तो स्थिति नाजुक हो जाएगी। तो पहला सिक्का उसने वहां पर उछाल दिया। दूसरा, जो टैक्स से राहत और रियायत जो महंगाई के मद्देनजर इस दौर में पनपी लोगों के सामने, उसको कि मिडिल क्लास ईएमआई पर जीता है, उससे राहत रियायत देने की स्थिति में सरकार बिल्कुल नहीं है, पैसा ही नहीं है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार सरकार यह जान गई कि दरअसल प्राइवेट सेक्टर से खेल होगा नहीं, तो उसका एक ही उपाय है, शेयर बाजार को कुछ दो नहीं तो कुछ लो भी नहीं। तो लो नहीं, इसको शेयर बाजार ने पॉजिटिव मान लिया, चलिए आपने हमसे कुछ लिया तो नहीं, दिया या नहीं दिया हम तो आपकी इकोनॉमी को देख नहीं रहे हैं। तो लब्बो लुबाब यही है कि इस बजट के भीतर पहली बार इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर, हम उसमें आज कोर सेक्टर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र नहीं कर रहे, हम तो एक बेस का जिक्र कर रहे हैं कि इस देश में एजुकेशन, हेल्थ, रूरल इंडिया और उसके साथ जो प्रोसेस में लोग आगे बढ़े और कैसे काम पाए, इस पर सरकार ने आंखें मूंदी, बजट कम किया और नए बजट के उस चेहरे को रखा जो परसेप्शन के लिहाज से हर किसी को प्रभावित करे। बजट पर एक आखिरी कमेंट यह है कि ध्यान दीजिए, पहली बार प्रधानमंत्री ने 9 बरस में मिडिल क्लास का जिक्र किया है, क्योंकि मिडिल क्लास को रियायत दी गई है। इससे पिछले साल उन्होंने एग्रीकल्चर का जिक्र किया था, क्योंकि किसान आंदोलन इस देश में चल रहा था। उसके पिछले साल उन्होंने हेल्थ सेक्टर का जिक्र किया था, क्योंकि लोग कोविड से निकले थे। उससे पिछले साल प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र किया था, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डामाडोल होकर नीचे चला गया था। उसके पिछले साल व्यापारियों का जिक्र किया था, क्योंकि जीएसटी वसूलना था और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कांग्रेस कह रही थी। उसके पिछले साल ब्लैक मनी का जिक्र था, क्योंकि नोटबंदी आई थी। और उसके पिछले साल इस देश को सुंदर, स्मार्ट, शानदार बनाने का जिक्र था, क्योंकि सत्ता नई नवेली थी, वह सोच रही थी। तो उससे लेकर यहां तक की परिस्थिति में सरकार ने जो कहा, सुन जरूर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा तो उलझ जाइएगा। हम आपके सामने कुछ देर के बाद इस देश के शेयर बाजार का कच्चा चिट्ठा भी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।